दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आप काम कर दिया करो वरना बैठे बैठे आप मोटे हो जाओगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे देख नीतू, शर्मा जी की बहू देख, क्या लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। अरे नजर ना लग जाए इसके। सच में शर्मा जी का आंगन तो ऐसी बहू पाकर रौनक से खिल उठा। गायत्री जी अपने चश्मे को बार बार ऊपर नीचे करते हुए अपने फोन पर शर्मा जी की बहू प्रीति की फोटो देख रही थी और उसको देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी गायत्री जी बहू नीतू भी उनके पास आकर बैठ गई और बोली, हाँ मम्मी जी बोलिए, क्या बोल रही थी आप, क्या दिखा रही थी मुझे। गायत्री जी ने फट से अपने मोबाइल पर शर्मा जी की बहू प्रीति की फोटो नीतू को दिखाते हुए बोल, देख इसको, इसकी काया देख, कितनी पतली दुबली। अरे तुझसे पहले शादी हो गई थी इसकी कोई 3 साल पहले, पर इसने अपने आप को जैसा फिट कर रखा ना, तो तू तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे इसकी कमर देख, और एक तेरी कमर देख, कमरा हो रही है, कैसी बेडोल सी हो गई है तू आजकल। पूरी शरीर पर चर्बी फैल गई। अरे अभी तेरी उम्र ही क्या हुई, 2 छोटे बच्चे, अभी तेरे पर तू छोटे बच्चों की नहीं बड़े बड़े बच्चों की मासी लगने लगी। अरे कोई सूट तो तेरे ढंग से नहीं फिट हो पाता। और इस प्रीति को देख, बड़े बच्चे 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते इसके दोनों बच्चे, और इसको देख सररी सी है एकदम। इसके सामने तो तू बड़ी लगती है, इसमें जी से बड़ी ये है। अरे नीतू, गायत्री जी ने अपना मुंह बिगड़ते हुए कहा, देख जब कोई आदमी भी किसी पतली औरत और फिट औरत को देखता ना, उसको भी कई बार ऐसा लगता कि उसकी बीवी भी ऐसी होती, एकदम फिट। अरे देख मेरा बेटा तो कितना फिट है और तू उसके सामने बिल्कुल भी नहीं जचती। वह तुझे कहता तो नहीं होगा पर मैं मन में जरूर सोचता होगा, मुझे पता, क्योंकि उसको तो हमेशा से एकदम पतली और सरहरी लड़की चाहिए थी अपने लिए। पर तू तो बच्चों के होने के बाद दिन ब दिन मोटी होती जा रही। अपने आप को फिट रखने का तेरे अंदर कोई जुनून ही नहीं है। अरे बेटा, तू जब पतली होगी तो देख कितनी प्यारी लगेगी। तेरे हर तरह के कपड़े खिल जाएंगे। तेरी अलमारी में रखे तेरे पुराने कपड़े भी जो इतने सुंदर सुंदर है, तेरे कितने काम आ जाएंगे। और मेरा बेटा भी तुझको देख देख कर कितना खुश होगा। तू सोच तो सही। नीतू बोली, तो इसमें मम्मी मैं क्या कर सकती हूँ, अब बच्चों के बाद में कहाँ इतनी फुर्सत मिल जाती है अपना ध्यान रखने की। आप कहो तो मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ, और तो क्या कर सकती हूँ। मुझे लगता है शर्मा जी की बहू प्रीति भी जिम जाती है तभी वह इतनी फिट है। गायत्री जी नीतू की बात सुनकर तपाक से बोली, अरे नीतू क्या बात कर रही है बेटा, प्रीति कोई जिम नहीं जाती है। अरे बेटा, अपने आप को फिट रखने के लिए कोई जिम जाना जरूरी नहीं है। अरे हम पहले की औरतें भी तो अपने आप को फिट रखती थी, कहाँ जिम जाती थी। हमारे जमाने में कौन से जिम होते थे। अरे घर के काम करो तुम लोग, फिर तुम्हें कोई जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और शरीर भी एकदम फिट और सरहरी रहेगा। अरे ये जो घर में काम वाली लगा रखी है ना, तुम लोगों ने हर काम के लिए इसको देखा है क्या, तूने कभी मोटा हुई। अरे कितनी पतली दुबली सी है ये। नीतू अपनी सास की बात का मतलब नहीं समझ पा रही थी। नीतू बोली, तो मम्मी जी आप कहना क्या चाह रही हैं, मैं भी घर के सारे काम करूं। नीतू की बात पर गायत्री जी फट से बोली, और क्यों नीतू बेटा, अब तो बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए। अरे हटा दो इस काम वाली को बेटा, इस काम में जल्दी करो वरना ये मोटापा एक बार मेहमान बनकर आ गया तुम्हारे शरीर में तो फिर कभी
जाने का नाम नहीं लेगा। देखो शर्मा जी ने काम वाली बाई नहीं लगा रखी अपने घर पर। अब देखो प्रीति को तुम देख ही सकती हो, कुछ तो सीख उससे। अरे जब तुम मेरे साथ एकदम जाएगी पतली सी मेरी प्यारी सी बहू, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। वरना जब देखो सब लोग शर्मा जी की बहू की तारीफ करते रहते, मुझे बहुत बुरा लगता है। नीतू की कोई मेरी बहू की भी तारीफ करे, पर क्या करे, तेरा शरीर तो तूने बेडोल कर दिया। सारे दिन बैठी रहती है बहू, काम किया करो बेटा, बैठे बैठे और मोटी हो जाओगी। नीतू उस टाइम तो गायत्री जी से कुछ नहीं बोली, शुभ साफ अपने काम कमरे में आ गई। गायत्री जी की कही गई बातें उसके दिमाग में अपना असर दिखाने लगी थी। नीतू के दिमाग में बार बार प्रीति घूम रही थी, उसका पतला दुबला शरीर घूम रहा था, मोहल्ले की औरतें की तारीफ घूम रही थी प्रीति की फिटनेस को लेकर। और तो और कई बार नीतू को याद आने लगा था। उसका पति राजीव भी कई बार उसको शेयर देता था प्रीति को लेकर कि प्रीति भाभी को देखो, तुमसे बड़ी है पर तुमसे कितनी छोटी लगती है, कितना फिट रखती है अपने आप को। नीतू आईने के सामने खड़ी हो गई और अपने आप को देखने लगी। सच में उसके पूरे शरीर पर चर्बी फैल गई थी। वो अपना बाहर निकला हुआ पेट भी साड़ी के पल्लू से छुपाती रहती थी। कोई भी कपड़े वेस्टर्न ट्राई करती तो पहले उसका पेट बाहर आ जाता था। जीन्स पहनती तो पैर मोटे मोटे देखते थे। राजीव ये सब देखकर उसको बोलता था, तुम ये कपड़े मत पहना करो, अब रख दो, अब नहीं जचते तुम पर ये कपड़े। नीतू मायूस होकर रह जाती, पर बेसारी नीतू करे भी तो क्या करे। उसके दोनों बच्चे जिसेरियन से हुए थे, वरना पहले नहीं थी नीतू पलती। दोनों बच्चे भी 2 साल के गैप से हो गए थे। नीतू सारा दिन बच्चों की देख रेख में थक जाती थी। घर के कामों के लिए काम वाली लगा ली थी, जो सारे काम कर जाती थी। नीतू का काम केवल बच्चों को संभालना था। नीतू का शरीर धीरे धीरे फूलने लगा था और वह मोटी हो गई थी। मोटापा कम भी नहीं हो रहा था। नीतू के मन में भी गायत्री जी की बातें सुनकर अपने आप को फिट और पतला करने का नशा सवार हो गया था। नीतू ने दूसरे दिन से काम वाले की छुट्टी कर दी थी और घर के सारे कामों की जिम्मेदारी खुद ले ली। नीतू को सारे दिन 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती थी घर के कामों से। वो सारे दिन घर के कामों में उलझी रहने लगी थी और साथ में उसने अपनी डाइट भी कम कर दी थी, ताकि जल्दी से जल्दी पतली और फिट हो जाए। थोड़े दिन बाद सास नीतू को बोलने लगी, अरे वाह नीतू, आजकल तो थोड़ी सी पतली हो गई है तू, उम्र 2 साल कम लग रही है तेरी। और देख घर भी कितना चमका दिया तूने। अरे काम वाली घर को ऐसी चमका कर जाती थी क्या? सच में नीतू, तेरी और घर दोनों की कायाकल्प होने लगी। नीतू अपनी तारीफ सुनकर फुलकर और कृपा हो जाती थी। उसके दिमाग में तो सारे दिन बस पतली होने का भूत सवार हो गया था और वह भी जल्दी से जल्दी पतली होना चाहती थी। बार बार अपने आप को कांच में देखती रहती, यहाँ से पतली हुई हूँ, वहाँ से पतली हुई। बस अब नीतू के दिमाग में सारे दिन यही चलता रहता था। अपनी पुरानी ड्रेस को देखकर नीतू ट्राई करती, अगर कोई ड्रेस आ जाती तो बड़ी खुश होती। सास पूरे दिन भर नीतू की बढ़ाई करती रहती घर के कामों को लेकर। नीतू से शुरू में तो सारे काम हो गए जोश जोश में, पर अब नीतू थोड़ी थोड़ी थकी सी रहने लगी थी। थोड़ा सा काम करती उसे चक्कर आने लगते थे। चेहरा उसका पतला तो पड़ गया था, पर चेहरे की चमक चली गई थी। हाथ पाँव में ऐसा लगता जैसे कोई ताकत ही ना हो। राजीव नीतू को मना करता, तुम छोड़ दो ये सारे दिन भर घर के काम करना और डाइटिंग करना, तुम जैसी हो मुझे अच्छी लगती हो। बस नीतू कहाँ मानने वाली थी। उसको भी राजीव की पसंद की पहली वाली नीतू बनना था। पहली वाली थकी थकी सी रहती थी तो बच्चों पर भी कभी चिड़चिड़ा जाती थी। एक दिन नीतू यूं ही घर के काम कर रही थी, तभी शक्कर खाकर गिर पड़ी।
राजीव ने नीतू को उठाया और उसके ऊपर पानी के छींटे दिए। तब जाकर नीतू को होश आया। राजीव नीतू को जोर से डांटने लगा कि ये तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। नीतू कहना क्यों नहीं मान लेती मेरा? अरे तुम्हारा दिमाग में ये पतली होने का भूत किसने सवार कर दिया? अरे घर के काम करो, पर तुमसे हो जितने बाकी के लिए काम वाली लगा लो और अपने खाने का पूरा ध्यान रखो। नीतू कुछ नहीं बोली थी, बस चुपचाप आराम करने लगी। तभी आज दोपहर में नीतू से मिलने शर्माजी की बहू प्रीति आ गई। प्रीति को देखकर नीतू थोड़ा खुश हुई और बोली, अरे आयो प्रीतु, एक ही बोले में रहते लेकिन मिलना महीनों तक नहीं हो पाता, पर तुम्हारी तारीफ सुनती सबसे सब कहते प्रीति को देखो अपने आप को कितना फिट रखती। तुमको सबने फिट होने का अपना आइडियल मान रखा, बड़ी अच्छी लग रही। प्रीति देखो तुम्हारी कमर अभी भी उतनी पतली ही है। अपना पेड़ तुम्हें छुपाना नहीं पड़ता साड़ी से कभी भी। मुझको भी मम्मी जी ने तुम्हारे जैसा बनने को कहा और देखो मैं बन रही हूँ। प्रीति नीतू के पास बैठती हुई हंसी और बोली, अरे नीतू तुम भी फंस गई ना मेरी जैसी अपनी सास की बातों में। अरे आज राजीव जी हमारे घर की तरफ से होते हुए गुजरे थे तो तुम्हारे भैया को बता रहे थे कैसे तुम शक्कर खाकर आज गिर पड़ी थी। मैं तो उसी टाइम समझ गई थी कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और यह तुम्हारी बातें सुनकर समझ में आ गया पूरी की पूरी दाल ही काली है। नीतू प्रीति की बातें नहीं समझी और बोली, क्या करी प्रीति? मैं कुछ समझी नहीं, जरा खुल कर बताओ ना। प्रीति नीतू के पास आराम से बैठते हुए बोली, अरे नीतू अभी 2 साल पहले मुझको भी मेरी सास ने ये बताया था कि पड़ोसी की बहू को देखो तुमसे बड़ी है उम्र में पर कितनी छोटी लगती है, खुद को कितना फिट रखती है और तुम घर पर बैठी बैठी सारे दिन मोटी हो रही हो। अरे बहू अभी इस उम्र में इतनी मोटी हो जाओगी तो क्या अच्छा लगेगा क्या? देखो तुमसे बड़ी बड़ी औरतें तुमसे छोटी लगती है। अपने इस बेडोल काया को घर के काम काज करके थोड़े सुधार लो। जिम जाकर पतली होती औरतें बिना बात के घर के काम काज कर लोगे तभी तुम पतले हो जाओगे। जिम जाने की क्या जरूरत है? अरे फल्ला पड़ोसी की बहू कभी जिम नहीं गई, घर के काम काज करके अपने आप को फिट रख रखा। बस नीतू सारे दिन सास मेरे सामने पतली औरतों की फोटो मुझे दिखाया करती और उनकी तारीफ करती रहती थी। और तुम तो जानती हो नीतू, हम औरतें की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, हमें हमेशा सुंदर और आकर्षक दिखना होता है और अपने शरीर पर चर्बी हमें नहीं पसंद होती। हमें फिट और पतला रहना बहुत पसंद होता है। शारीरिक काया पाने के लिए औरतें कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं, भूखे भी रह लेती हैं, काम भी कर लेती हैं। जब कोई एक औरत के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ होती है तो मन थोड़ा ईर्ष्या से भी भर जाता है कि काश हम भी सुडौल काया के हो और आकर्षक और सुंदर दिखे, कोई हमारी भी तारीफ करे और ये तारीफ ही हमें ले डूबे नीतू। हमारी सास लोगों ने एक दूसरे के साथ ये साजिश रच रही थी कि हमें अपनी बहुओं को घर के कामों में लगाने के लिए इस तरह से जाल रचना होगा कि वह घर से काम वाली को भगा दे और खुद काम वाली बन जाए और हमारे अंदर अपने शरीर को लेकर हीन भावना डाल दी और हम उस हीन भावना के अधीन होकर अपने आप को ही सजा देने लगे, भूखे प्यासे रहकर घर के काम करने लगे। हालांकि इससे हम पतले तो हो गए पर हमारे शरीर में अनेक बीमारियां और कमजोरी ने डेरा बना लिया। अब आज इसका एक लक्षण तुम देख ही चुकी हो और मैं बहुत पहले देख चुकी हूँ और शरीर अंदर से कमजोर हो गया। नीतू कुछ भी काम ढंग से नहीं कर पाती हूँ, अब थक जाती हूँ। चेहरे पर कोई रौनक नहीं रही, सारे दिन थकान सी रहती। इस पतले होने के चक्कर में इस हीन भावना से अपने आप को निकालना है।
हमें, अरे हम जैसे हैं वैसे अच्छे, जो काम हमसे जितना बन पड़ेगा उतना ही करेंगे, जितनी भूख लगेगी खाएंगे। अरे मोटा पोतला सब आदमी अपने शरीर के अनुसार होते, किसी की देखा देखी अपने आप को उस अंधी दौड़ में शामिल करके हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे। नीतू, प्रिया बोली। नीतू, अब ये साजिश है इन लोगों की, इनका ये जुमला की बहू काम किया करो, बैठे बैठे मोटी हो जाओगी, इसके पीछे हमें पतला और आकर्षक करने का इरादा तो इनका बिल्कुल नहीं था। इनका इरादा तो हमसे घर के काम करना था। काम वाली के पैसे देते हुए इनको जोर आता है, हमारा आराम इनको सुहाता नहीं है, जिसमें हम भी काम करते, पूरा ही काम थोड़ी कोई काम वाली करके जाती, बस हमारा आराम हराम करके हमसे घर के काम करवा कर ये लोग खुश होते। हमको जाल में फंसा कर ये दोनों बहुत खुश हुई थी। फोन पर मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। नीतू प्रिया की बातें सुनकर शौक सी गई थी। उसको भी अब धीरे धीरे अपनी सासू माँ की चालाकी समझ में आ गई थी। वह काम वाली के काम से बिल्कुल खुश नहीं होती थी, उसके काम में कमी निकालती रहती थी और कहती थी घर के लोग जैसा काम और कोई नहीं कर सकता। नीतू को अब समझ में आ गया था, बहू काम किया करो, बैठे बैठे मोटी हो जाओगी, कहने का क्या मतलब था। प्रिया बोली। नीतू, मैंने तो अपनी काम वाली वापस लगा दी है आजकल। अरे मुझे मेरे बच्चे पालने, सब कुछ संभालना, इस पतले होने के चक्कर में कहीं अपने आप को ही नए नए रोगों के हवाले ना कर दूं। अरे जब काम से फुर्सत मिल जाएगी तो सुबह बंगले बाग में घूमने जाएंगे, शाम को चले जाएंगे, इस तरीके से अपना वजन कम करेंगे। ना घर के कामों की मशीन बनकर थोड़ी अपना वजन कम करेंगे। घर के कामों में उलझे रहने से खाने का भी कोई टाइम नहीं रहता हमारा। नीतू बोली। सच कह रही है प्रिया, तो अच्छा हुआ तूने आज मेरी आंखें खोल दी। चल अब आंगन में चल, तेरे लिए बढ़िया सी चाय बनाती हूँ, बढ़िया सा अच्छा सा नाश्ता करती हूँ और अपनी सास के सामने काम वाली बाई को फोन लगा कर कहती हूँ कल से अपने काम पर आ जाना। हम दोनों की सास ने हमको बकरा बनाया, अब हम उनको बकरा बनाएंगे और हम दोनों इस बात पर खुलकर हंस पड़ी। अब उनको बोलेंगे सासू माँ अब काम कर दिया करो, वरना बैठे बैठे मोटे हो जाओगे।